अब बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग की और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। तो वर्किंग शुरू होती है 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 से। सो 9 दिसंबर 1946 वो दिन जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठती है और इलेक्शंस हो चुके थे, जुलाई अगस्त में इलेक्शंस हो चुके थे और फ्रेंच प्रैक्टिस ये यूज करते हैं जहां पर सीनियर मोस्ट पर्सन को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक इसी तरीके से सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं टेम्परेरी इंटरिम। उनका पर्पस ये था कि जो परमानेंट प्रेसिडेंट है उसको चुनवाए। यहां पर हमारे राजेंद्र प्रसाद जो है वो परमानेंट जो है वो प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं और इसके साथ साथ हमें 2 वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। तो हमारे फॉर्मल प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका था। प्रेसिडेंट हमारे पास थे, वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास थे। अब हमें शुरुआत करनी थी कि किस तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। तो हमने इससे पहले देखा कि एक एक्सपर्ट कमेटी हमने बनाई थी जिसको ये काम दिया गया था कि ऑब्जेक्टिव्स जो है उसके रेजोल्यूशन के लिए ड्राफ्ट तैयार कीजिए। तो अब उससे मिलता जुलता या यूं कहें उससे इंस्पायर्ड जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अब हमें यहां देखने को मिलने वाला था। तो 13 दिसंबर 1946 का दिन वो दिन था जब जवाहरलाल नेहरू असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं। 13 दिसंबर इंपॉर्टेंट डेट। अगर आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपसे इस डेट का रेफरेंस पूछ लिया जाए, लेकिन बाकी एग्जाम्स की बात करें, वन डे एग्जामिनेशन की बात कर लें तो ये डेट मैटर कर सकती है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? जैसे ऑब्जेक्टिव बता रहा है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे एम क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन हम फॉरवर्ड करने वाले हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इकट्ठा हुए हैं। क्यों हुए हैं? इसलिए हुए हैं क्योंकि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जो सोवरेन होगा, ना किसी से ऊपर होगा ना किसी से नीचे होगा। जैसे हमारा आज का हिंदुस्तान, हम पुराने ब्रिटिश गुलाम थे। किसी समय अगर क्वीन या क्राउन जो है इंग्लैंड का हिंदुस्तान आता है तो प्रेसिडेंट ये नहीं कहेगा नहीं नहीं आपने 200 साल हम पे राज किया, लीजिए मेरी कुर्सी पे बैठिए। मैं साइड वाली वाइस प्रेसिडेंट को कहेगा ये भाई उठिए ना जरा, मैं टेम्परेरी यहाँ बैठता हूँ, आप कहीं और जाके बैठो। तो ऐसा नहीं होगा। प्रेसिडेंट की चेयर पर ही बैठा रहेगा सोवरेन। हम इस तरीके का भारत बनाएंगे जिसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, जिसमें ब्रिटिश इंडिया इंक्लूड होगा, प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड होंगे और जितने भी यूनिट्स हैं वो जो आना चाहें हमारे साथ। तो कुल मिलाकर जिस 3 चीजों की हमने बात करी, ब्रिटिश प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स, तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये सारी यूनिट्स मिलके जो भी आना चाहें साथ में उसको मिलाकर हम एक इंडिया बनाएंगे, एक फेडरेशन बनाएंगे जहां पर ये जो यूनिट्स हैं ये ऑटोनॉमस यूनिट्स की तरह काम करेंगे। स्टेट्स जो है बेसिकली ऑटोनॉमस यूनिट्स की तरह काम करेंगे जहां पर सारी पावर जो है वो स्टेट्स की। ये थोड़ा सा हमें टिल्टेड, अगर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो थोड़ा सा हमें टिल्टेड देखने को मिलता है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा उसका झुकाव है। अगर ये चीज समझ में ना आए तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फेडरेशन में जैसे अमेरिका का फेडरेशन बना, 50 स्टेट्स हम देखते हैं वहां पर है, ये स्टेट साथ में आए, इन्होंने एक फेडरेशन बनाया। तो जब ये फेडरेशन बना तो एक्चुअली स्टेट्स की पावर ज्यादा थी। मतलब एक मोहल्ले में समझ लीजिए आप कि 50 लोग रह रहे हैं और सबकी पावर एक जैसी है, सबका बिजनेस बढ़िया है, सब बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, तो कोई किसी के अंडर में नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए उस मोहल्ले की सिक्योरिटी की बात है तो 50 लोग इकट्ठे होकर आए कि भाई ऐसा है, हम एक फेडरेशन बना रहे हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, उसमें सबकी पावर एक जैसी है, सबको एक जैसा सम्मान है। किसी समय अगर आप किसी पर्सन को ये मान लेते कि छोटा है, वो छोड़ के चला जाएगा, हटाओ मुझे अपने घर की सिक्योरिटी देखनी है, मुझे मोहल्ले से मतलब ही नहीं है, मैं अपने स्टेट की सिक्योरिटी देखूंगा, मुझे तुम्हारे फेडरेशन से मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए फेडरेशन में जो स्टेट्स थे अमेरिका के वो पहले ताकतवर थे, लेकिन जैसे कंपटीशन होने लगा लोगों में, स्टेट्स में, फेडरेशन में कि कौन ज्यादा सहूलियत जो है वो दे पाता है पब्लिक को, तो इस वजह से जो फेडरेशन था वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया। धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उसमें भी उस वजह से भी जो अमेरिकन फेडरेशन था वो स्ट्रांग हुआ।
तो यहाँ पर हमने बात करी हमें कि ऑटोनॉमस यूनिट्स मिलकर जो है वो फेडरेशन तैयार करेंगे जहां पर सारी पावर जो है वो स्टेट्स के पास होंगे, लेकिन हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें उस स्टेट्स के पास उतनी पावर नहीं है। इसके साथ साथ जो सारी पावर आएगी वो कहां से आएगी? पब्लिक से। तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहली चीज प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक ब्रीफ बताता है वो शुरू होता है वी से। बहुत पावरफुल वर्ड है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। यहाँ वी से शुरू होता है, सारी पावर सारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन होगी? लोग होगी। जहां जस्टिस होगा, हमारी जो प्रियम्बल है उसका जो कंटेंट है वो बेसिकली बिल्कुल इस पॉइंट से मिलता जुलता है। ये जो 5th पॉइंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का रहा, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल इस 5वें पॉइंट में। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा भारत बना रहे हैं जहां पर सभी को जस्टिस होगा, सोशल भी, इकोनॉमिकल भी, पॉलिटिकल भी, लिबर्टी होगी, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, इक्वालिटी होगी, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की। इसके साथ साथ जो वीकर सेक्शंस हैं उनको जो है सेफ गार्ड्स दिए जाएंगे। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? अनटचेबिलिटी का फंडामेंटल राइट है। आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इनके साथ ये भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई आप निचली जाति से, या माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि भाई जो माइनॉरिटीज हैं उनको ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। तो ये माइनॉरिटी राइट्स हैं, जो अल्पसंख्यक जिनको बोल देते हैं कि उनके बारे में उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। लॉज ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस, जैसे बाकी देश अपनी रक्षा करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, हम भी वही कानून लागू करेंगे और अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे, और साथ ही साथ वर्ल्ड पीस में हम कंट्रीब्यूट करेंगे। और जो पुरानी हमारी लीडरशिप की पोजीशन थी, एशियन जो हमारी पोजीशन थी, उसको हम वापस से अचीव करेंगे और वर्ल्ड पीस में कंट्रीब्यूट करेंगे। और फाइनली 22 जनवरी को मेजॉरिटी के साथ इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इस रेजोल्यूशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसने वो सारी चीजें बता दी। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के इर्द गिर्द घूमता है। हम सोवरेन है, हमारे पास अपना टेरिटरी है, हमारे पास अपने सिटीजन्स हैं, कोई दूसरा स्टेट हम पे अपनी डिसीजन जो है वो नहीं सौंप सकता, यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये एक तरीके तक स्टेट लिस्ट की बात कर लें तो वहां तक ये जो है फ्री है। इसके साथ साथ अथॉरिटी पब्लिक से आती ही है, सारी की सारी पब्लिक से। एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है, प्रेसिडेंट जो है वो आम आदमी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर आम आदमी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। तो सारी चीजें हमें वही दिखाई दे रही हैं। जस्टिस हम देख ही रहे हैं, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स हैं। इक्वालिटी की बात होती है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। वीकर सेक्शंस के लिए सेफगार्ड्स की हम बात कर ही चुके हैं, लॉज ऑफ सिविलाइज्ड नेशन एंड एंशिएंट ट्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि शुरू होती है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन